नमस्ते। हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे UGC नेट JRF हिंदी की इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की विशेषता एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, हिंदी के प्रथम कवि तथा प्रथम रचना के संदर्भ में विद्वानों के मत के विषय में चर्चा करेंगे। आदिकाल क्या होता है? आदिकाल का मतलब होता है प्राचीन समय। हम आदिकाल को समझने के लिए इतिहास का अध्ययन करते हैं। साहित्य क्या होता है? साहित्य वह होता है जो सबका हित करता है, और इतिहास उसे कहा जाता है जो अतीत की घटनाओं को समक्ष उपस्थित करता है, और दर्शन का अर्थ होता है दृष्टिकोण या पद्धति आदि। अतीत में घटित घटनाओं का यथार्थ रूप से विश्लेषण जो कि साहित्य के परिप्रेक्ष्य में लिखा जाता है, उसे साहित्य का इतिहास कहा जाता है। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल के नामकरण के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। सबसे पहले है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल किसने कहा है आदिकाल को? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बीजवपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल कहा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। इस प्रकार देखा जा सकता है कि आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन। यहाँ से नेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। किसने कहा है ये? किसके मत है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। ध्यान से देखना। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आदिकाल का समय क्या माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक। राजाश्रित कवि और चारण। जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल नाम कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीरगाथा काल आदिकाल को। अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शौरसैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को। किसकी पंक्तियां हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से सुने। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम चरण आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा तथा इसका समय 993 से 1318 ईस्वी तक माना। वे इस काल में वीरगाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे। इस काल में अधिकांश साहित्य रासो काव्य के रूप में मिलता है।
हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का समय 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य संवत 1050 से 1375 तक माना गया है। सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया। किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां। आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई, अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां रासो साहित्य की प्रवृत्तियां ही मानी जा सकती है। इन ग्रंथों में पाई जाने वाली सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। आदिकाल की विशेषताएं क्या है? इसमें क्या? ऐतिहासिकता का अभाव है। पहली विशेषता है आदिकाल की ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों के में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है, परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली एवं तिथियों का जो विवरण रासो काव्यों में उपलब्ध होता है वह इतिहास सम्मत नहीं है। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है उससे ये नितांत विमुख रहे हैं। परिणामतः इन ग्रंथ में से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जा सकता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। क्या विशेषता इसकी? जो आदिकालीन काव्य है उसमें ऐतिहासिकता का अभाव है, अतिशयोक्ति को प्रमुखता दी गई है, काल्पनिकता का वर्णन किया गया है, जिसके कारण इसमें ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। इसकी अन्य विशेषता है युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग है वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। चारण कवि लेखन कौशल में ही नहीं अपितु युद्ध कौशल में भी पारंगत थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन युद्ध प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी, अतः एक ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके। चारण कवि इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों के कारण भी एक सशक्त रचना मानी जा सकती है। इसकी अन्य विशेषता है इसमें युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है, क्योंकि जो चारण कवि है उन्होंने युद्धों का आंखों देखा हाल अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। संकुचित राष्ट्रीयता। आदिकाल की विशेषता है संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ है, परंतु इसमें स्वदेशाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और इन राज्यों के शासक अपने छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे। पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर ये रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा बदलित किए जा सकते थे। इसमें क्या है? संकुचित राष्ट्रीयता का वर्णन किया गया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो ग्रंथों में के रचयिता चारण कहे जाते थे और वे अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। दरबारी कवि होने के कारण अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता, शौर्य, यश, वैभव एवं
प्रतिपक्षी राजाओं की हीनता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना इन चारणों की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसापरक काव्य रचनाएं हैं, जिसमें कवि ने अपने चरित्र नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादित की है। आदिकाल की क्या विशेषता है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल में अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है वह भी अप्रामाणिक मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसी प्रकार खुमान रासो और परमाल रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह है। जो आदिकालीन ग्रंथ रचे गए हैं वो प्रामाणिक नहीं है, उनकी प्रामाणिकता में संदेह है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। कल्पना की प्रचुरता। चारण कवियों की रचनाएं तथ्यपरक न होकर कल्पना प्रधान है। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में है, पर इतिहास नाम मात्र का ही है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है। वस्तुतः इन रासो काव्यों में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम। अपने आश्रयदाताओं की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है और इसी क्रम में इतिहास सत्य की अवहेलना भी की है। इन वीर गाथाओं को इसी कारण से काल्पनिक कथा युक्त रचनाएं कहना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। आदिकालीन साहित्य में क्या है? कल्पना की प्रचुरता है, कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, तथापि वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इनमें परिलक्षित होती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इनमें अनायासी हो गई है। वीरों के मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्य में किया गया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्मस्पर्शी स्थल है जहाँ वीररस का पूर्ण परिपाक हुआ है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने में निमित्त लड़े जाते हैं। अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में हुआ है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता रासो ग्रंथों में की गई है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है उसे डिंगल नाम दिया गया है। जो डिंगल भाषा है वो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मेल से बनी है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं, डिंगल भाषा। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है। पिंगल क्या है? किन भाषाओं को मिलके बनी है? अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से, जिनका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया गया है। आदिकालीन कवियों ने डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का जैसा हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। विविध छंदों का प्रयोग। रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता ना तो हिंदी के परवर्ती साहित्य में मिलती है, ना ही पूर्ववर्ती साहित्य में। पृथ्वीराज रासो में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। दोहा, गाथा,
पद्धरी, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलियाँ आदि छंदों की विविधता के कारण ही चंद को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो ने अपने ग्रंथ में छंदों का प्रयोग किया है, जिसके कारण उन्हें छंदों का सम्राट तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आदिकालीन साहित्यकारों वस्तुतः चारण कवि थे, अतः उन्होंने युद्धों की स्थिति, राजाओं के पराक्रम आदि का वर्णन अपनी साहित्यिक रचनाओं में किया। रासो ग्रंथ इन्हीं विशेषताओं से ओतप्रोत है। इन ग्रंथों में चित्रित राजाओं के वर्णनों में ऐतिहासिकता का अभाव दिखाई देता है। इन ऐतिहासिक पुरुषों द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन सटीक ढंग से किया गया है, पर अनेक ग्रंथ अप्रामाणिक दिखाई देते हैं। प्रमुख रूप से खुमान रासो और परमाल रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध रही है। इस काल में ग्रंथों में वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई देती है। जिस आश्रयदाता के आश्रय में ये चारण कवि पले थे, उन आश्रयदाताओं की प्रशंसा इनके ग्रंथों में पाई जाती है। इन ग्रंथों में आश्रयदाताओं की प्रशंसा तो है ही, पर राष्ट्रीयता का अभाव है। कल्पना के आधार पर राजाओं का गुणगान किया गया है और इस गुणगान के प्रतिपादन हेतु विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। दोहा, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, सोहर, कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग इन रचनाओं में दिखाई देता है। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इन ग्रंथों की भाषा डिंगल और पिंगल थी। अपभ्रंश और राजस्थानी का मिला जुला रूप डिंगल कहा जाता है और अपभ्रंश और ब्रजभाषा से बनी भाषा पिंगल कही जाती है। इन दोनों का प्रमुख रूप से इन ग्रंथों में प्रयोग हुआ है। अलंकारों के प्रयोग के साथ संस्कृत तद्भव शब्दों का प्रयोग इस काल के साहित्य में पाया जाता है। ये थी आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में हमने चर्चा कर ली है। आइए अब चर्चा करते हैं हिंदी के प्रथम कवि तथा प्रथम रचना के संदर्भ में विद्वानों के मत। हिंदी के प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहप्पाद को ही हिंदी का पहला कवि माना है। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने किसको? 7वीं शताब्दी के कवि सरहप्पाद को हिंदी का पहला कवि माना है। जो सरहप्पा है वो 84 सिद्धों में से एक थे। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 सिद्ध है। उसमें से एक है सरहप्पा, जिसे राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना है, हिंदी का प्रथम कवि। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुण्य नामक व्यक्ति को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शिव सिंह सेंगर किसको मानते हैं? 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुण्य को, परंतु अभी तक उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस संदर्भ में अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली के रचयिता शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो तर्क संगत नहीं है। गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना है प्रथम कवि? शालिभद्र सूरि को, जिन्होंने भरतेश्वर बाहुबली की रचना की है। सरहप्पा की भाषा हिंदी के निकट होने के कारण इसे ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। शालिभद्र की भाषा हिंदी के निकट अपेक्षाकृत कम है। उदाहरण के लिए, घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जो करेई, परम महासुख एकु कण दूरी अशेष हरे। ये किसकी पंक्तियां हैं? सरहप्पा की। अपनु ए केवल नाण तऊ विरहई रिहसे सियुए, आवियु ए भरह नरिंद सियु अवधापुरिये। ये शालिभद्र सूरि की पंक्तियां हैं। इसलिए जो सरहप्पा की पंक्तियां हैं ये हिंदी के निकट अधिक है और शालिभद्र सूरि की जो पंक्तियां हैं वो हिंदी के निकट अपेक्षाकृत कम है। स्पष्ट है कि सरहप्पा के उपरोक्त उदाहरण में घोर, चंदमणि, परम, महासुख, कर्ण इत्यादि हिंदी के शब्द हैं, अतः सरहप्पा ही हिंदी का प्रथम कवि है।
इसे माना गया है हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को। वह हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना गया है, परंतु उनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। सरहप्पा की जो भी रचनाएं उपलब्ध है वे सभी मुक्तक है। अतः प्रथम रचना के नाम पर किसी भी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आरंभिक रचना की दृष्टि से काव्योत्कर्ष महत्वपूर्ण न होकर काव्य भाषा के रूप में किसी रचना में हिंदी का प्रयोग महत्वपूर्ण बात है। हिंदी का यह प्रयोग सरहप्पा की रचनाओं में मिलता है। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की रचना का निर्धारण करना हो तो सरहप्पा के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार का नाम लिया जा सकता है। देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है। इस ग्रंथ की रचना 933 ईस्वी में हुई। इसकी रचना दोहा छंद में हुई। हिंदी की प्रथम रचना किसे माना गया है? श्रावकाचार को। इसके रचयिता कौन है? जैन कवि आचार्य देवसेन। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। आज की क्लास में हमने पढ़ा था आदिकालीन साहित्य और उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य का यह प्रथम और प्रारंभिक काल रहा है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।